तो नमस्कार, स्वागत है आज की क्लास में। आज की क्लास होने वाली है यूपी टेट 2026 में होने वाले एग्जाम से संबंधित हिंदी व्याकरण के नोट्स पर आधारित आज की क्लास होने वाले हैं। संपूर्ण व्याकरण की बात करेंगे। याद रखिएगा, आज की क्लास में हम उन 5 सीक्रेट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे जिसके आधार पर 30 में 30 नंबर आप किस प्रकार से ला सकते हैं एग्जाम में। तो खास करके यूपी टेट पास करने के लिए आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले टॉपिक से। याद रखिएगा, हर एक टॉपिक बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। यहाँ पे चाहते हैं हम तो यहाँ पे इसको PDF PPT फाइल में बना सकते थे, लेकिन हैंड राइटिंग नोट से पढ़ाने का मतलब ये है कि आप लोग को देखकर समझ में आ जाएगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बने रहिए लास्ट तक। बीच में आप लोगों को कुछ ऐसे टॉपिक्स मिलेंगे जिसके आधार पे आप लोग 30 में 30 नंबर ला सकते हैं। तो बात करेंगे भाषा और व्याकरण की बात करेंगे। तो होता क्या है भाषा? याद रखिएगा, भाषा शब्द जो है भाष धातु से मिलकर बना है, जिसका अभिप्राय होता है बोलना। भाषा के द्वारा एक दूसरे के विचारों को क्या करना है? बोलकर, सुनकर, लिखकर समझना, ये होता है आपका भाषा। अगर भाषा के रूप की बात करें तो भाषा के रूप कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक मौखिक होता है और एक होता है लिखित। मौखिक का मतलब होता है आप बोलकर किसी बातों को प्रकट करते हैं तो जो सामने वाला सुनता है। लिखित की अगर हम बात करें तो लिखकर अगर आप दूसरे को देते हैं तो संप्रेषण कार्य लिखने से होता है। अगर हम इसके बाद अगर हम बात करें लिपि, जहाँ से आपके 2 नंबर आते हैं, चाहे किसी भी एग्जाम में आप पूछे, यूपी टेट, सुपर टेट, यू टेट या फिर आपके एम टेट, किसी भी टेट के लिए या फिर सुपर टेट के लिए बहुत ही जरूरी है, यहाँ से लिपि से प्रश्न बनेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे लिपि। लिपि होता क्या है इतना याद रखिएगा। किसी भाषा को लिखने के लिए निर्धारित चिन्ह को हम क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि में लिखा जाता है। जैसे में अगर हम प्रत्येक भाषाओं की अगर हम बात करें तो कई ऐसे भाषाएं हैं जिसकी अपनी एक क्या है? लिपि है। तो उन पे हम बात करेंगे। याद रखिएगा, किसी भी भाषा को लिखने या फिर निर्धारित चिन्ह को लिपि कहते हैं। समझने के लिए प्रत्येक भाषा की अलग अलग लिपि होती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे भाषा और लिपि की। तो आता है सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत जो है देवनागरी की इसकी लिपि है। वहीं पर अगर हम गुजराती की बात करें तो इसका भी यहाँ पे देवनागरी की लिपि है। मराठी की बात करें तो देवनागरिक से ही बना है, और यहाँ पे हिंदी की बात करें तो ये भी देवनागरिक से ही इसकी लिपि है। अगर वहीं पे अगर उर्दू की बात करें तो ये आपका लिपि जाएगा फारसी से। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इतना याद रखिएगा। अगर हम पंजाबी की बात करें तो ये गुरमुखी के साथ जाएगा। अगर कश्मीरी की बात करें तो शारदा। यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि कश्मीरी जो है वो किसकी लिपि है, तो आप शारदा की मान सकते हैं। वहीं पर अंग्रेजी की अगर हम बात करें तो रोमन ये लिपि होती है। तो आप लोगों ने देखा कि लिपि कितने प्रकार की होती हैं और इनकी जो भाषाएं हैं कौन कौन सी हैं। तो संस्कृत का देवनागरिक होगा, हिंदी का संस्कृत से लेकर हिंदी तक आपके देवनागरिक होंगे। उर्दू जो होगा आपका फारसी होगा, पंजाबी जो होगा गुरमुखी, कश्मीरी जो होगा आपका शारदा, अंग्रेजी जो होगा रोमन। इतना याद कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब बढ़ेंगे आगे। बोली कौन कौन सी बोली होती है? याद रखिएगा, भारत में बोलियां जो होती हैं 18 होती हैं, भाषाएं जो हैं आपकी 22 हैं। इतना याद रखिएगा भारत में। अगर हम बात करें बोली की, तो बोली जो होती है बोलचाल के स्तर पर किसी क्षेत्र विशेष में लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो भाषा होती है उसे क्या कहते हैं? बोली। यानी अपने समाज में एक अन्य देखेंगे तो एक गांव के बाद दूसरी गांव के जो है भाषा और रहन सहन बदल जाता है, तो इसे ही क्या कहते हैं? बोलियां कहते हैं। हिंदी भाषा के अनेक बोलियां हैं, जैसे में भोजपुरी, बुंदेली, अवधी, मगधी, ब्रज, हरियाणवी और आदि। इस प्रकार से हैं आपके भाषाएं, बोलियां होती हैं। अगर हम बात करें साहित्य की, साहित्य से भी प्रश्न आपके बनते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस क्लास के PDF को लेना चाहते हैं आप लोग तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक करके आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहाँ से आपको इस क्लास के PDF फ्री में मिल जाएंगे। ठीक है। तो साहित्य की अगर हम बात करें, यहाँ से भी 1 नंबर के प्रश्न आपके बनते हैं। साहित्य की बात करें तो ज्ञान राशि का यहाँ पे सचित कोश यानी साहित्य कहलाता है। याद रखिएगा, ज्ञान राशि के साहित्य यहाँ पे सचित कोश को क्या कहते हैं? साहित्य कहते हैं। ये कथन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का साहित्यिक शब्द की यहाँ पे वियुक्ति समेत शब्द से हुई है। अंतः जो हित से पूर्ण हो पाठक के लिए व्याकरणकारी, वहाँ पर साहित्य होता है। अगर व्याकरण की अगर हम बात करें तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ पे बन सकता है व्याकरण से। अगर व्याकरण की बात करें तो ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम किसी भाषा के शुद्ध रूप में बोला, लिखा या फिर पढ़ा जा सकता है, व्याकरण कहलाता है। इतना याद रखिएगा, ऐसा शास्त्र जिसके द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप में बोल सकते हैं, लिख सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, उसे व्याकरण कहते हैं। व्याकरण की अगर हम बात करें तो व्याकरण शब्द जो है वी तथा आ उपसर्ग के पूर्व यहाँ पे पूर्वक क्रिय धातु में अन प्रत्यय के साथ यहाँ पे बी धन आ धन कृत धन अन लगाने पर बना है। व्याकरण का पर्याय होता है प्रकृति अर्थात प्राकृतिक का विश्लेषण। ठीक है।
अगर हम व्याकरण की बात करें तो व्याकरण के 4 अंग होते हैं। कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? वर्ण व्यवस्था, शब्द व्यवस्था, पद व्यवस्था और यहाँ पे आता है वाक्य व्यवस्था। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ण की। ठीक है, वर्ण विचार क्या होते हैं, इतना याद रखिएगा। वर्ण क्या होते हैं, वर्ण विचार क्या होते हैं। अगर हम बात करें इसकी परिभाषा की तो कह रहा है कि कोई भी बात हमारे मुख से कुछ ध्वनियों के माध्यम से प्रकट होती है, वो ध्वनि ही वर्ण या अक्षर कहलाती हैं। जैसे में अगर हम बात करें व, छ, द, आ, ल, य, व, अगर हम इसको संधि विच्छेद के रूप में देखेंगे, व धन छ धन द धन आ धन ल धन य धन अ, यानी क्या कर रहा है कि यहाँ पे जो ई की मात्रा है ये बना है, फिर इसके बाद व में क्या है, व आधा है, फिर अ मिलकर बना है। ठीक है, कोई भी वर्ड जो बनता है स्वर और व्यंजन दोनों के मिक्स से बनता है, विद्यालय हो गया। उसी तरह गुलाब को हम कहेंगे तो गु धन उ। ठीक है, यहाँ पे ग धन उ धन ल आधा, फिर इसके बाद आ पे आ की मात्रा है, फिर इसके बाद ब है, फिर इसके बाद अ है, ब में अ की मात्रा होती है। ठीक है, इस प्रकार से ये बनते हैं। वर्ण अक्षर की अगर हम बात करते हैं तो ये वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके टुकड़े नहीं हो सकते हैं। जैसे में क मतलब आधा क है तो इसका पूरा तो क आप इसके आधा तो कर नहीं पाएंगे। ख है, इसको भी आप पूरा नहीं कर पाएंगे। ग है, इसको भी टुकड़े नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर पूरा क रहता तो इसके टुकड़े कर देते हैं, आधा क प्लस अ, तब मिला के यहाँ पे क होता। ठीक है, इस प्रकार से आपके हो जाते हैं। वहीं पे वर्णमाला की बात करें, अल्फ़ाबेट की बात करें तो किसी भाषा के वर्णों यानी ध्वनियों चिन्हों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं, वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा वर्णमाला कितने होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 11 और यहाँ पे 11 स्वर और यहाँ पे 41 व्यंजन होते हैं। ठीक है, बात करेंगे वर्ण के भेद की बात करेंगे तो वर्ण के 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? 2 होते हैं। एक स्वर होता है, एक कौन होता है, व्यंजन होता है। स्वर के अंदर 3 इसके व्याख्या मिलते हैं और व्यंजन में भी 3 मिलते हैं। तो पहला देखिए, स्वर की अगर हम बात करें तो हर्षों का एक मात्रिक होता है, दीर्घ का द्विमात्रिक होता है, प्लुत का त्रिमात्रिक होता है। जैसे में अगर हम बात करें किस प्रकार से आप बता रहे हैं तो इसके आधार पर हम कह सकते हैं हर्ष में सब छोटा आएगा। जैसे में अ, छोटा ई, छोटा उ, इस प्रकार से आएगा। दीर्घ में बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, री, ए, आय, ये सब आएंगे। त्रिमात्रिक में जैसे में ओम, याद रखिएगा ओम को इस प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, ओम को इस प्रकार से लिखते हैं तो त्रिमात्रिक हो जाएगा। ठीक है, वहीं पे अगर व्यंजन की हम बात करें, व्यंजन की अगर हम बात करें तो व्यंजन में याद रखिएगा स्पर्श, अंतष्ट और उष्मा आता है। ठीक है, स्पर्श जिससे बोलने में क्या है आपके स्पर्श जिह्वा करती है वो होता है। अंतष्ट जो अंदर से होता है। जैसे में हम अगर हम बात करें स्वर की तो याद रखिएगा स्वर जो होता है, वावेल्स जो होते हैं वो वर्ण जिसके उच्चारण के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, स्वर कहलाते हैं। हिंदी में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। स्वरों के भेद के आधार पे बात करें तो इनके 3 भेद हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए हर्षों की बात करें, जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत कम समय लगता है उन्हें मूल स्वर या हर्ष स्वर कहते हैं, जिनकी संख्या 4 है, छोटा अ, छोटा ई, छोटा उ, छोटा री। ठीक है, इन प्रकार से। अगर दीर्घ की बात करें तो वे स्वर जिनके उच्चारण में हर्ष स्वरों से दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इनकी संख्या कितनी है? 7 है। बड़ा आ, बड़ा ई, बड़ा उ, ए, आय, ओ। ठीक है, ये क्या है? इनकी संख्या कितनी है? 7 है, तो ये दीर्घ है। वहीं पे अगर हम बात करें प्लुत की तो प्लुत जो है 3 शब्दों से मिलकर बना है। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर और 3 गुना समय लगता है, हर्ष स्वर से 3 गुना अधिक समय लगता है, इसके लिए जो आगे 3 अंक लिख जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? यहाँ पे प्लुत कहते हैं। जैसे में ओम, ठीक है, इसमें 3 है। ठीक है, जैसे ओ कहेंगे तो छोटा सा लगेगा, लेकिन ओम कहेंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। ठीक है, ज़्यादा समय लग जाएगा। अगर हम व्यंजन की वहीं पे बात करें, यहाँ से भी आपके 1 नंबर बनेंगे। व्यंजन की बात करें तो व्यंजन में देखिए जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता से ली जाती है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जिन वर्णों का उच्चारण करने के लिए स्वरों की सहायता से उनका प्रयोग किया जाता है या फिर स्वरों की सहायता से बोली जाती है उसे व्यंजन कहते हैं। जिनके उच्चारण में मुख से निकलने वाली वायु में रुकावट होती है, जैसे आवट, जावत। ठीक है, यानी आ के बाद क्या है जो व्यंजन है उसमें प्रयोग हो रहा है। जैसे में कमल, तो क म ल, देखिए रुक रुक के बोल रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार से होता है। वहीं पे अगर हम बात करें व्यंजन के 4 प्रकार होते हैं, स्पर्श, अंतष्ट, उष्म, उच्छित। ठीक है, तो अगर स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे कितने हैं व्यंजन? तो 41 हैं। कितने हैं? 41 हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे अघोष, घोष, अनुनासिक, तो इनके आधार पे अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे पहला आता है क जो है अल्प प्राण है, ख जो है महाप्राण है और ग जो है अल्प प्राण है, फिर इसके बाद घ जो है महाप्राण है। इस प्रकार से इनको रखा गया। कंठस्थ में क से लेके अंग तक आएगा,
तालुब में च से लेके त्र तक आएगा। मूर्धन्य में क्या है, ट से लेके आपके ड़ तक आएगा। वहीं पे अगर हम दंत की बात करें तो त से लेके न तक आएगा। य ओष्ठ की बात करें तो य से लेके म तक आएगा। अंतष्ट की बात करेंगे तो य से लेके व तक आएगा। उसमें की बात करेंगे तो स से लेके ह तक, स ह। ठीक है। अगर संयुक्त अक्षर की बात करें तो जिसमें कई अक्षर मिल के वर्ड मिल के बने होते हैं उन्हें संयुक्त अक्षर कहते हैं, तो छ से लेके त्र तक आएगा। ठीक है। अगर उसमें की बात करें तो हर्ष स्वर की बात करें तो य से लेके व तक आएगा। उच्छित की बात करें तो ड से लेके ढ तक। गृहित की बात करें तो ज से फ तक। और लुंठित की बात करें तो र तक, जहाँ पे जिभिया आपकी उलट के बात करें यानी घूम जाए। ठीक है। फारसी की बात करें तो ल आएगा। ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अब बात करेंगे स्पर्श की। और स्पर्श व्यंजन की बात करेंगे तो क से लेकर म तक के वर्ण स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों के अंतर्गत आते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम जो पहले वर्ग के आधार पर रखा जाता है। अंतष्ट की बात करें, ये स्वर और व्यंजन के मध्य स्थित है, जिसकी संख्या कितनी है, 4 है, य र ल व। ठीक है। कितनी है, अंतष्ट 4 है, य र ल व। उसमें की बात करेंगे तो इनके उच्चारण में मुख से गर्म श्वास निकलती है, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4 होती है। याद रखिएगा स स ह ये उष्म है। अगर उच्छिप्त की बात करें, इनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से साथ से नीचे गिरती है, तो ये कितने हैं, 2 है, ड ढ। ठीक है। ड ढ जल्दी से ऊपर जाके नीचे आ जाती हैं। यहाँ पे संयुक्त व्यंजन की बात करें तो छ त्र ज्ञ त्र ये हैं। ये 2 अक्षरों से मिलके क और श से, त्र त और र से, ज ज्ञ जो है ज और ज्ञ से मिला है, स या त्र स्र क्या है, ये आपके स र से मिल के बना है। जब किसी स्वर का उच्चारण नासिका और मुख से किया जाता है तो उसके ऊपर चंद्र बिंदु, यानी चंद्र बिंदु का मतलब है इस प्रकार से लग जाता है। अनुनासिक उच्चारण में न भ के समान होता है। इसका चिन्ह आपका इस प्रकार से होता, ऊपर में डंडे के ऊपर एक बिंदु होता है, जैसे में हंस, मंगल, जंगल आदि। ठीक है। अगर विसर्ग की बात करें तो उच्चारण में ह समान होता है, जैसे में यहाँ पे हम बात करेंगे अंतष्ट दुख। ठीक है। इस प्रकार से होगा। अगर उच्चारण की दृष्टि से उच्चारण की दृष्टि से हम व्यंजन के भेद की बात करें तो अल्प प्राण होता है, महाप्राण होता है, इतना होता है आपका। अल्प प्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में समय अल्प कम लगे और प्रयत्न भी कम करना पड़ता है उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। जैसे में अगर हम बात करेंगे क वर्ग से लेके आपके अंतष्ट तक, क वर्ग में क से ङ तक, क ग यानी पहला और यहाँ पे तीसरा, फिर इसके बाद तीसरा अक्षर आता है। च वर्ग में पहला आएगा, फिर तीसरा यहाँ पे ज्ञ आएगा। इस प्रकार से ट वर्ग से लेके अंतष्ट वर्ग तक य र ल व तक आएगा। इसमें पहला के बाद दूसरा अक्षर छोड़ के लिखेंगे। अगर यहाँ पे वर्ग का की बात करें तो पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आएगा। ठीक है। पहला, तीसरा और 5वां अक्षर आएगा, जैसे क हो गया, फिर ग आ गया, फिर ङ आ गया। इस प्रकार से होता है आपका। ठीक है। अगर हम बात करेंगे महाप्राण की तो महाप्राण में जिन वर्णों के उच्चारण में अधिक समय लगे और अत्यंत अधिक करना पड़े या प्रयत्न अधिक करना पड़े तो महाप्राण होता है कहते हैं। जैसे में क वर्ग में क्या है, क वर्ग की बात करें तो इसमें ख ज़्यादा आपकी महाप्राण यानी सांस लेने की बात करें, घ इन जैसे यहाँ पे छ ठ ठ। वहीं पे अगर प की बात करें तो फ भ, ये सब क्या है, ज़्यादा यहाँ पे सांस लेने की प्रयत्न हो रहा है। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे इसका अक्षर की बात करें कितने अक्षर पे आएगा तो दूसरे और चौथे अक्षर को क्या कहते हैं, महाप्राण कहते हैं। जैसे में ख और यहाँ पे घ, ये सब आएंगे। ठीक है। अब वर्णों के प्रयत्न की अगर हम बात करें तो वर्णों के उच्चारण में होने वाले यहाँ पे अत्यंत प्रयत्न क्या है, यत्न को प्रयत्न कहा जाता है। पर यहाँ पे प्रयत्न के भेद 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, अभ्यंतर प्रयत्न और यहाँ पे बाह्य। अभ्यंतर का मतलब होता है जो बाहरी होता है, यहाँ पे विविष्ट होता है, सपृष्ट होता है, स्पृष्ट होता है, इस स्पृष्ट होता है और ईषड वृत्त होता है। अगर बाह्य की बात करें तो घोष होता है, अघोष होता है। अगर हम बात करें यहाँ पे घोष की तो घोष में बहुत ही आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। घोष से जिन ध्वनियों को उच्चारण करते समय स्वर तंत्रिकाओं में यहाँ पे व्यंजन हो उन्हें घोष कहा जाता है। ठीक है। अगर अघोष की बात करें, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वर तंत्रिकाओं के व्यंजन नहीं होते हैं उन्हें अघोष कहते हैं। अघोष में केवल क्या है, श्वास का प्रयोग होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, नेक्स्ट प्रश्न है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पे अगली क्लास आपकी यहाँ पे चलेंगे अलंकार से। तो आज की क्लास के लिए एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट थी और आप लोगों ने देखा किस प्रकार से आपको प्रश्नों को सॉल्व करना है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। बस यही कहेंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है।